Jai Hind student, let's begin a very simple topic in commerce called as fundamental concepts of cost. तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट आपसे पूछूंगा तो कहेंगे वो जो हम कीमत देते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट. मतलब प्राइस पेड फॉर गेटिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इज कॉल्ड एज कॉस्ट. आप गए और मैगी खरीद के आए, आपने मैगी खरीदी 12 रुपीज की, तो ये हो गई आपकी कॉस्ट. क्या यही है? हाँ, ये कॉमन लैंग्वेज में तो कॉस्ट हो सकती है, बट आपको कॉस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए एक प्रोड्यूसर या एक सेलर की नजर से सोचना पड़ेगा. तब आपको समझ में आएगा कि कॉस्ट लागत होती है. जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने या सेल करने में जो हम अमाउंट स्पेंड करते हैं वो बन जाता है कॉस्ट. आइए बुकिश टर्म से समझते हैं. तो कॉस्ट अगर काम भाषा में बोलेंगे, कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो प्राइस पेड फॉर समथिंग, या जो हमने सेक्रीफाइस किया टू अक्वायर टू गेट समथिंग. सही कह रहा ना? अब आता है मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर टू इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू. जो हमने पैसा दिया, खर्च किया इनकम जनरेट करने के लिए, उसका नाम है कॉस्ट. मतलब ये एक तरह की मनी वैल्यू है किसी रिसोर्स को यूज करने के लिए. बट आइए अब टेक्निकल डेफिनेशन समझते हैं. कॉस्ट may be defined as the money spent or liability incurred for acquiring good or service. एक प्रोड्यूसर, एक सेलर जो पैसा या लाइबिलिटी ले रहा है किस बात के लिए? किसी प्रोडक्ट को अक्वायर करने के लिए, सर्विस को अक्वायर करने के लिए, उसे कहते हैं कॉस्ट. चलिए अब समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस. और इन सब के दो सब पार्ट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल. सब पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आएगा. सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट की. तो अगर कोई गुड्स को प्रोड्यूस करना है, मैंने कहा था इस चैप्टर में आपको प्रोड्यूसर बन के सोचना होगा, तब आपको जल्दी समझ में आएगा. तो अगर एक प्रोड्यूसर को गुड्स प्रोड्यूस करना है, चलो एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास फर्नीचर की फैक्ट्री है. हाँ, तुम्हारे पास फर्नीचर की फैक्ट्री है. तो अगर फर्नीचर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आप कहेंगे सर प्लाईबोर्ड चाहिए, फेविकोल चाहिए, ऊपर लगाने के लिए माइका चाहिए, कील, नेल चाहिए, स्क्रू चाहिए. हाँ, तो ये सब क्या है? ये सब मटेरियल है जो एक्चुअली में फाइनल प्रोडक्ट में दिखाई देते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. बस इन्हें कहते हैं हम लोग मटेरियल. वो जो कि कॉस्ट लगे किस पर? सब्सटेंस पर लगे जिससे प्रोडक्ट बना है. हाँ भाई, सोफा सेट, पलंग, हाँ आपका बेड, ये सब किससे बने हैं? वुड से बने हैं ना. तो फर्नीचर फैक्ट्री के लिए वुड क्या है? वुड उसका मटेरियल है, बेसिक रॉ मटेरियल है. अब आते हैं, ये 2 टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल. हाँ, एक बार समझ लेंगे डायरेक्ट पहले क्या है. तो वो मटेरियल जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट है, मतलब जो आप फिनिश प्रोडक्ट दिख रहे हैं उसमें वो साफ साफ दिखाई देगा, उसका एक बेसिक पार्ट है, वो डायरेक्ट मटेरियल है. और ऐसा भी है जिसे आप मेजर कर सकते हैं और इवन प्रोडक्ट में चार्ज भी कर सकते हैं, उसकी कीमत भी बता सकते हैं. ऐसे को कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल. तो मैंने एक दूसरा एग्जांपल देना है आपको. अब आप बात करते हैं शुगर केन की. तो शुगर बनाने के लिए चाहिए होती है शुगर केन, गन्ना चाहिए चीनी बनाने के लिए. तो गन्ना क्या है? हाँ, गन्ने की कीमत, शुगर केन की कीमत हमारे पास क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है. पक्का? फर्नीचर बनाने के लिए वुड कहा था, ठीक है. तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट. तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें इंक्लूडिंग हो सकती है? चाहे वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें, कोई सेमी फिनिश वुड यूज करें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो हो सकता है. जैसे ड्रेस बनाने के लिए आपको क्लॉथ चाहिए, है कि नहीं? गारमेंट्स बनाने के लिए क्लॉथ चाहिए. कोई मटेरियल किसी स्पेसिफिकली परचेज किया गया हो, कोई मटेरियल प्रोडक्ट बनाने के लिए. जैसे आपने कलर खरीदा है
क्योंकि आपको कपड़े को कोई पर्टिकुलर कलर में डाई करना है। तो वो कलर क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि आपको आउटपुट में दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, वो मटेरियल जो पैकिंग के सबसे ऊपर होता है। हाँ, मतलब प्रोडक्ट के ठीक ऊपर, जैसे टूथपेस्ट का जो प्लास्टिक वाला जो बॉडी है वो उसका प्राइमरी मटेरियल है। ठीक उसी प्लास्टिक वाले पेस्ट को आप दबा करके, ऊपर वाले पार्ट को दबा के टूथपेस्ट बाहर निकालते हैं, तो उसे कहते हैं प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। या पेप्सी है, कोका कोला की बॉटल, जिस बॉटल के अंदर पेप्सी रखा है। तो ये तीनों मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। प्रोडक्ट के साथ आप आइडेंटिफाई या मेजर इसको कर सकते हैं। इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। ये वो मटेरियल है जिसको आप असाइन नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट के साथ, जिसका जो इंटीग्रल पार्ट नहीं है फिनिश प्रोडक्ट का। अब मैं कहूं, आप जो कोको कोला पीते हैं उसमें ग्रीस है, उसमें ऑयल है, गैस है। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे कोको कोला में तो ये सब नहीं होता है। हाँ, पर जो मशीन्स, जो फैक्ट्री यूनिट जहां ये कोको कोला बन रही है, पेप्सी बन रही है, वहां मशीन्स में तो जरूर लग रहा होगा। वो स्टोर कीपर, वो फैक्ट्री मैनेजर, वो लोग जो उसको बना रहे हैं, जो इसका अकाउंट्स बना रहे हैं, उनकी कॉस्ट। तो ये वो सारे लोग हैं, ये वो सारे खर्चे हैं जो आपको इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? इफेक्ट डाल रहे हैं। इसका मतलब है ये वो मटेरियल है जो आउटपुट में दिखाई नहीं देगा, जैसे कंज्यूमेबल स्टोर, ऑयल, वेस्ट, नेल, ग्रीस। ये कहां होते हैं कोको कोला में? बस मैंने कहा, पर कोको कोला जिस मशीन से बन रहा होगा, जिस जगह, जिस टेक्नोलॉजी से लगा रहे होंगे, वहां इनमें से कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल तो लग रहा होगा। ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, ये आपको फिनिश प्रोडक्ट के साथ दिखाई नहीं देगा, बट इट इज द पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है लेबर। लेबर मतलब जो व्यक्ति हमारे यहां काम कर रहे हैं। अब वो फैक्ट्री मैनेजर हो सकता है, हाँ, फैक्ट्री में काम करने वाला मैनेजर हो सकता है, ऑफिस मैनेजर हो सकते हैं, या फाइनली वो वर्कर जो एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहा है। ये सब, इन सब के बदले, इनकी सर्विसेज के बदले हमें इन्हें पैसा देना होता है। हम इसको कहते हैं लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब ये भी दो टाइप के होंगे, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की। ये वो लेबर है जो आपको होली और डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ असाइन दिखेगा। सोचिए, आपकी फर्नीचर फैक्ट्री है और आपने कारपेंटर को रखा है। कारपेंटर तो जानते हैं ना, बढ़ई मिस्त्री, जो लकड़ी को काटता है, जोड़ता है और आपके लिए फर्नीचर बनाता है। ये जो लेबर है, ये जो कारपेंटर है आपके फर्नीचर फैक्ट्री में, ये आपका डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, या एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जो मशीन ऑपरेट कर रहा है आपका वर्कर, जिस मशीन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस मशीन ऑपरेटर को भी कहेंगे डायरेक्ट लेबर। आप इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक और भी हो सकता है लेबर, जो एक्चुअल प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है, पर ये कहीं ना कहीं ओवरऑल मैनेजमेंट में मदद कर रहा है। चलिए, इसे कहेंगे क्या? इनडायरेक्ट लेबर। तो एग्जांपल दे दूं, जैसे वेजेस पेड टू स्टोर कीपर, जो आपकी फैक्ट्री का स्टोर संभालता है, जहां पे फिनिश प्रोडक्ट तैयार होकर रखे होते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर करके रखे होते हैं। उसके स्टोर कीपर को पैसा नहीं दोगे, सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, समझ गए? अब ये प्रोडक्शन तो कोई नहीं कर रहा है, बट ये ओवरऑल मेकिंग में कहीं ना कहीं तो योगदान अपना दे रहा है। उसी तरह से फोरमैन, टाइम कीपर, इंस्पेक्टर, हाँ, ये पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं है, ये क्वालिटी चेक करने वाला एक फोरमैन है, जिसे कहते हैं इंस्पेक्टर। तो ये सब इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्टली ये प्रोडक्शन करने में मदद नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनके योगदान से फाइनल गुड्स बन रहे हैं। क्लियर है? एक्सपेंस, तो मैंने कहा था कॉस्ट 3 पार्ट में बटे हैं, मटेरियल, लेबर और तीसरा एक्सपेंस। तो जो मटेरियल पे पैसा न लगा, जो लेबर पे पैसा न लगे, उसके अलावा जो भी खर्चा लगे, उसे कहेंगे एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस मैनेजमेंट में लग सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, हाँ, तो ये भी क्या है? एक्सपेंस। अब ये भी दो टाइप के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर से, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होंगे जिनको आप प्रोडक्ट के साथ
किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ पहचान पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप पहचान पाओगे कि इस प्रोडक्ट में यह कॉस्ट लगी होगी। एक एग्जांपल से बताते हैं, अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर मशीन मंगवाई, कोई एक पर्टिकुलर मशीन मंगवाई जिस किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपके यहां जो फर्नीचर बन रहा था उसकी पॉलिशिंग के लिए, उसको फिनिशिंग करने के लिए आपने एक मशीन मंगवाई हायर करके, किराए पर, क्योंकि आपके पास वो मशीन नहीं थी। तो इस मशीन का जो रेंट या हायर चार्जेस दोगे, ये क्या है? अरे यही है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये फिनिश प्रोडक्ट के पार्ट, फिनिश प्रोडक्ट के साथ इस खर्चे को पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। समझ गए? चलिए अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रिवर्स कर दिया जाए, करते हैं रिवर्स। जिस खर्चे को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ या किसी जॉब के साथ, इन सारे को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट। अब चाहे फैक्ट्री का खर्चा हो, चाहे ऑफिस का खर्चा हो, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस हो, ये सब इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं। आपको इसको ओवरऑल बिजनेस को, ओवरऑल मैनेजमेंट में इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये आपके ओवरऑल कॉस्ट का एक पार्ट है, पर डायरेक्ट कॉस्ट आपका नहीं है। चलिए इन इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ओवरहेड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको ओवरहेड्स? क्योंकि ये एक्सपेंस किसी भी पर्टिकुलर जॉब में या किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के साथ असाइन नहीं किए जा सकते हैं। चलिए अब ओवरहेड्स भी 3 टाइप के हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये वो खर्चे हैं जो इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में है, जिनको आप फैक्ट्री के साथ तो असाइन कर सकते हैं, प्रोडक्शन में तो पहचान सकते हैं, पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था फ्यूल चार्जेस, पावर, कंज्यूमेबल स्टोर्स, हां ये सब क्या है? इनडायरेक्ट फैक्ट्री के खर्चे हैं। अब आता है ऑफिस के खर्चे, ये भी इनडायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर के रूप में हो सकते हैं, मटेरियल के रूप में, जैसे मैनेजर की सैलरी देना या ऑफिस स्टाफ की सैलरी देना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा। ये सारे खर्चे ऑफिस को मेंटेन करने के लिए होते हैं, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, जहां सारा डाटा स्टोर हो रहा है। नर्व सेंटर होता है ऑफिस, ठीक है, एक्चुअली प्रोडक्शन नहीं करता है, बट बाकी सारे सेंटर्स को कंट्रोल करता है ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बात करते हैं। इनका काम होता है जो प्रोडक्ट्स तैयार है उसको बेचने के लिए खर्च करना। अब एडवर्टाइजमेंट की बात कर लो, बैड डेब्ट्स की बात कर लो, ट्रेवल चार्जेस की बात कर लो, तो ये सब आएंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है, तभी ये चैप्टर थोड़ा क्लियर हो पाएगा। कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं और कुछ मीनिंग्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की यूनिट। तो जब भी हम किसी कॉस्ट को मेजर करते हैं, किसी चीज के प्राइस को बताते हैं, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं कि आप पेट्रोल खरीदने गए, आपने बोला पेट्रोल पंप में कि भैया मुझे 5 किलो पेट्रोल दे दीजिए। शायद वो जो पेट्रोल का डिलीवरी बॉय है वो हंसने लगेगा पर कि 5 किलो पेट्रोल दे दीजिए। अरे भैया 5 लीटर पेट्रोल होता है, 10 लीटर पेट्रोल होता है। तो जो लीटर है वही है यूनिट ऑफ मेजरिंग लिक्विड। तो क्लॉथ को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे? मीटर यूज करेंगे। समझ गए? तो यूनिट को पहले पहचानना है। कॉस्ट यूनिट मतलब यूनिट जिसमें हम पर्टिकुलर कॉस्ट को मेजर करने वाले। नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर। अब ये क्या है? वो प्लेस, वो एरिया, वो ग्रुप ऑफ पीपल या वो एक्टिविटी जिसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, असरटेन करनी है, उसे कहते हैं कॉस्ट सेंटर। हो सकता है आपकी फैक्ट्री आपका कॉस्ट सेंटर हो, आपका कोई डिवीजन, कोई ब्रांच आपका कॉस्ट सेंटर हो, जिसका हम कॉस्ट मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, अब आता है कॉस्ट शीट। क्या है? एक स्टेटमेंट होती है कॉस्ट शीट। एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे कॉस्ट के रिकॉर्ड लिखे होते हैं, जिसमें सारे डायरेक्ट कॉस्ट और टोटल ऑफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखा होता है। किसको चाहिए होता है? एक प्रोड्यूसर को चाहिए होता है कॉस्ट शीट में टोटल कॉस्ट निकालना, ताकि वो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सके। बस इसे कहते हैं कॉस्ट शीट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आपको सारे कॉस्ट को एक जगह यहीं पे समझ में आ जाएगा। हाँ, सारा कॉस्ट, ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ नेचर डायरेक्ट कॉस्ट। अगेन
डायरेक्ट कॉस्ट को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई या होली मेजर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, इनडायरेक्ट कॉस्ट को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर फिक्स कॉस्ट। नाम को पकड़ो, याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज रटने की जरूरत नहीं है। वो कॉस्ट जो फिक्स्ड रहे, जो लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होने पर भी चेंज न करे। सोचिए आपकी ऑफिस का रेंट, आपकी फैक्ट्री का रेंट, अब आपने फैक्ट्री 10 दिन के लिए बंद कर दी है, तो क्या होगा? लैंडलॉर्ड कहेगा नहीं नहीं किराया मत दीजिए, आपने 10 दिन फैक्ट्री बंद की है। तो आपका प्रोडक्शन जीरो हो, आपका प्रोडक्शन हाई हो, फैक्ट्री का रेंट तो आपको फिक्स है, देना ही देना है। आपने लोन ले रखा है बैंक से, बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी क्या है? एक फिक्स्ड एक्सपेंस है। तो ये एक ऐसा खर्चा विच रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द आउटपुट। आप आउटपुट ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो बैंक ज्यादा आपसे ब्याज ले लेगी, लैंडलॉर्ड आपसे ज्यादा रेंट मांग लेगा? जी नहीं, ये एक सर्टेन लेवल तक क्या रहता है? फिक्स्ड ही रहता है। ठीक है, सो इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ग्राफिकली देखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी जो कि एक्स एक्सिस के, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई देगी, ये है फिक्स कॉस्ट। तो आइए इसका रिवर्स कर दें। फिक्स का उल्टा क्या होता है? चेंज होने वाला कॉस्ट, वेरी होने वाला कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट चेंज होता रहता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट इंक्रीज करेंगे, ये भी कॉस्ट इंक्रीज करेगा, आउटपुट डिक्रीज करेंगे, ये भी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। इसका ग्राफ होगा एकदम जीरो से निकलती हुई लाइन, ये लाइन है वेरिएबल कॉस्ट की। आपने देखा ये लाइन, ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट होने वाली, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली लाइन है और राइज होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट आता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो वेरी करता रहता है, ये वो कॉस्ट है जो कुछ हद तक वेरी करता है बट बाद में जाकर क्या होता है? फिक्स हो जाता है। मतलब एक तरह का ऐसा कॉस्ट है जो फिक्स्ड और वेरिएबल का सैंडविच है। समझ गए? इसमें दोनों के फीचर्स हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, रेंट ऑफ टेलीफोन। हाँ, पहले पीएनटी लाइन चलती थी ना, यहां एक तरह से क्या है, पोस्टपेड टाइप का पहले चलता था, जिसमें आपने फोन लगा लिया, आपको किराया देना पड़ेगा, चाहे आप बात करें चाहे ना करें। हाँ हाँ, जैसे पोस्टपेड होता है, आपने पोस्टपेड कनेक्शन ले लिया 400 रुपए वाला, तो अब आप बात करिए मत करिए, आपको 400 रुपए तो पर महीने देना ही देना है। हाँ, अब अगर आपने एक लिमिट दी हुई है कि इतने कॉल तक बात करेंगे तो 400 लगेगा, पर इस कॉल के बियॉन्ड बात करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा भी पैसा देना पड़ेगा। तो सेमी फिक्स्ड हो गया, कुछ हद तक फिक्स, कुछ हद तक वेरिएबल। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं, अगले टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझते हैं, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल नाम में ही लिखा हुआ है, एक ऐसा कॉस्ट जिसको कोई पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर कंट्रोल कर सकता हो, जिसको हम चाहें तो अपने अंडर में रख सकते हैं। जैसे आपके फैक्ट्री का या आपके ऑफिस का मार्केटिंग मैनेजर, जो आपका मार्केटिंग मैनेजर है, वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को क्या कर सकता है? अपने कंट्रोल में कर सकता है। कैसे? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकता है? भाई एडवर्टाइजमेंट कितने का देना है उसको पता है, तो ज्यादा देना होगा तो उसे परमिशन लेनी होगी, पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट उसके कंट्रोल में है। बट कुछ ऐसी कॉस्ट है जो किसी पर्सन के कंट्रोल में नहीं है। जैसे अब एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट तो मार्केटिंग मैनेजर के कंट्रोल में है, पर जो फी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चार्ज करेगी, कोई आउटसाइडर चार्ज करेगा, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? आप कहेंगे नहीं। हाँ, तो ऐसा कॉस्ट जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन है। ठीक है, जैसे मैंने कहा फी चार्ज बाय द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये हमारे मार्केटिंग मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है। समझ गए? अब आता है ऑन द बेस ऑफ द चार्जिंग। अब अगेन दो कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो नॉर्मल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में 100 फर्नीचर बनते हैं पर मंथ। कितना? 100 फर्नीचर बनते हैं, बट आपको ऑर्डर आ गया है 200 फर्नीचर को बनाने का। तो आपको अब वर्कर्स अचानक इंक्रीज करने पड़ेंगे,
अचानक आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे क्योंकि आपका आउटपुट नॉर्मल नहीं है। समझ गए? तो इस कॉस्ट को, जो आपको एबनॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट करने के लिए आपकी कॉस्ट लग रही है, वो आपका क्या है? एबनॉर्मल कॉस्ट। क्लियर है? तो नॉर्मल कॉस्ट जो नॉर्मली इनकर्ड होता है गिवन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि एबनॉर्मल कॉस्ट इस नॉर्मल आउटपुट के बियॉन्ड, नॉर्मल आउटपुट आपका 100 यूनिट है, तो उसके बियॉन्ड जितना आपका पैसा लगा उसे कहेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। चलिए, अब आता है अवॉइडेबल कॉस्ट। एक ऐसा कॉस्ट जिससे आप बच सकते हैं, जिसको आप त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं। एग्जांपल दूं, आपकी शुगर फैक्ट्री है, आपकी शुगर मिल है, तो कॉस्ट ऑफ शुगर केन क्या है? आपने फैक्ट्री बंद कर दी, मान लेते हैं 6 महीने के लिए आपने फैक्ट्री बंद कर दी, ठीक है? शुगर केन नहीं मंगवाएंगे, लेबर या वेजेस वर्कर को नहीं देंगे क्योंकि वो तो काम करेंगे तब देते हैं। तो ये दोनों क्या है? वेजेस पेड टू दी वर्कर्स या प्राइस ऑफ द शुगर केन, ये दोनों, कॉस्ट ऑफ द शुगर केन, ये दोनों आपके लिए क्या है? आपके लिए अवॉइडेबल है। आप बिजनेस एक्टिविटी को रोक देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, आपकी कॉस्ट रुक जाएगी। पर कुछ कॉस्ट ऐसी है जो नहीं रुकेगी, आप काम बंद भी कर दीजिए तो आपको तब भी उसकी कॉस्ट देनी है। अगेन, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, आपकी जो फैक्ट्री थी उसका किराया तो आपको देना पड़ेगा। आप 3 महीने तक फैक्ट्री बंद कर दीजिए, हाँ, यूएस चले जाइए, घूमने चले जाइए, वर्ल्ड टूर पे चले जाइए, तो भी क्या होगा? लैंडलॉर्ड माफ कर देगा? कहेगा ना ना ना। आपका लैंडलॉर्ड कहेगा हमसे क्या मतलब है, मुझे फैक्ट्री का किराया दीजिए। तो कुछ ऐसी कॉस्ट है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो आपको देनी ही देनी है। क्लियर? प्रोडक्ट कॉस्ट, नाम से पता चल रहा है, ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के दौरान किसी गुड्स को बनाने में लगी है। आपने गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, वेजेस इस्तेमाल किया, ये एक प्रोडक्ट कॉस्ट है। जबकि पीरियड कॉस्ट टाइम पे डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको ये प्राइस पे करनी है। जैसे आपके, हाँ, ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, या आपके मैनेजर की सैलरी, एक फिक्स टाइम पीरियड बाद आपको अपने मैनेजर की सैलरी देनी है। इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट होता है शट डाउन कॉस्ट। देखो, नाम में छुपा है, आपने अपने प्रोडक्शन यूनिट को, अपने काम को टेम्परली बंद कर दिया है। क्या लगता है खर्च नहीं लगेगा? जी, आप गलत है, खर्च तो लगना ही लगना है। तो जो कॉस्ट लगी है, इवन इफ द प्रोडक्शन और ऑपरेशन इज स्टॉप्ड या डिसकंटिन्यूड। हाँ, आपकी फैक्ट्री में वर्करों ने हड़ताल कर दी है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बंद करो बंद करो, हाँ, हड़ताल कर दी वर्कर्स ने, तब बताइए क्या होगा? अरे वर्कर्स ने हड़ताल कर दी है ना, खर्चे तो बंद नहीं होंगे ना। जो बिजली बिल है वो फिक्स्ड है, देना ही देना है, रेंट है वो फिक्स्ड है, देना ही देना है। क्या कहते हैं, जो सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ आपके यहां काम कर रहे हैं, भाई वर्कर की ना सैलरी वेजेस नहीं दोगे, जो कि डायरेक्ट वर्कर्स हैं, बाकी सब तो दोगे ना। तो ये क्या है आपका? शट डाउन। आपका काम बंद है पर आपकी कॉस्ट फिर भी लगेगी। जबकि संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के नाम पर जानते हैं। मतलब एक बार पैसा लग गया तो कहते हैं ना डूब गया। संक मतलब क्या होता है? डूब जाना। आपने एक मशीनरी पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने 10 लाख की एक मशीन मंगवा ली, ठीक है, अपनी फैक्ट्री के लिए। तो जो पैसा लगा इस मशीनरी पे, ये पैसा अब इस पर्टिकुलर काम ही आ सकता है, क्या? उस मशीन को चलाओ, बस अब ले लिया है, आपका पैसा लग चुका है, ये है संक कॉस्ट, ठीक है। अब आपकी मशीन खाली भी खड़ी रहेगी तो भी आपका कॉस्ट तो लग चुका है। नेक्स्ट आता है ट्रेसेबल कॉस्ट या अनट्रेसेबल कॉस्ट। अगेन, जिस कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई कर पाए, ट्रेस कर पाए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। मैंने कहा था सारे डायरेक्ट नेचर के कॉस्ट ट्रेसेबल होते हैं, इजिली मेजर्ड होते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं, इसीलिए सारे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों, हाँ, डायरेक्ट लेबर और वेजेस एक ही चीज है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों क्या है? ये तीनों ट्रेसेबल कॉस्ट है। इसका उल्टा कर दो, इसका रिवर्स कर दो, अनट्रेसेबल बन जाएगा। मतलब ये कॉस्ट जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ट्रेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे क्या बन जाएंगे? अनट्रेसेबल। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट या प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। एक ऐसा कॉस्ट जो हो जाने के बाद, मतलब ये कॉस्ट हो चुका है,
आपको यस आपने ये कॉस्ट कर दिया है ऑलरेडी, इट इज डन इन द पास्ट। आपने मशीनरी खरीद ली है, पैसे दे चुके हैं, मशीन आपके पास है, आप यूज कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझ गए? और जब आप कॉस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं इन एडवांस, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, क्या कि ये हम कॉस्ट लगाएंगे, ये नई मशीन खरीदेंगे, ये आपका है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है। अब ये भी आ रहा है रिवर्स, इम्प्लिसिट कॉस्ट, सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोचिए आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपको किसी को रेंट देना नहीं है, जो लैंड है जिस पे आपने फैक्ट्री बनाई है वो आपकी अपनी है, तो इसका कॉस्ट रेंट के रूप में आपको देना नहीं है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। सेल्फ ओन्ड, या आप अपनी फैक्ट्री में ही मैनेजर बन के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम ही मैनेजर हैं, लो। तो सैलरी ऑफ मैनेजर क्या है जो अभी बच रही है आपकी, वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो ये सेल्फ ओन्ड होते हैं, सेल्फ सप्लाइड होते हैं, समझ गया ना। जैसे फैक्ट्री का ओनर खुद क्या है, मैनेजर है। इसका उल्टा कर दो भाई, ये वो कॉस्ट है जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है, एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट टू आउटसाइडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को आपने अपने आप मैनेजर बना रखा है, किसी की लैंड आपने रेंट पे ले रखी है, तो इन फैक्टर्स का आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा, इसीलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट। समझ गए? नेक्स्ट आता है प्राइवेट कॉस्ट। आपकी फैक्ट्री है, हाँ मैंने कहा था तुम्हें प्रोड्यूसर बन के सोचना है इस चैप्टर में। तो तुम्हारी फैक्ट्री है और तुम्हारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर हो रहा है, तो फर्नीचर बनाने के लिए तुमने जो पैसे लगाए, खर्चे किए, वो क्या है, वो तुम्हारे प्राइवेट कॉस्ट है, क्योंकि तुमने अपने आउटपुट को जनरेट करने के लिए किसी गुड या सर्विस को बनाने के लिए पैसा लगाया, वो तो हो गया प्राइवेट कॉस्ट। पर सोशल कॉस्ट क्या है? तुम्हारी फैक्ट्री से आसपास जो धुआं निकल रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री से जो एफ्लुएंट निकल रहे हैं, गंदा पानी निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है, ये क्या है भाई? ये है सोशल कॉस्ट, the cost that the society has to bear। अब सोसाइटी को अपने वेलबींग करने के लिए कुछ खर्च करने पड़ेंगे। आपके गंदा पानी नियर बाय वाटर बॉडी में जा रहा है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं घर में, हम लोग अपने घर में वाटर फिल्टर लगा रहे हैं ताकि हमारा पानी साफ हमको मिल पाए। तो ये मेरा क्या है, हाँ सोशल कॉस्ट है। तो जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैक्ट्रीज ने किया वो सोशल कॉस्ट है, सोसाइटी को तो बियर करना पड़ेगा। अब आता है मनी कॉस्ट, जो एक्चुअल मनी है जो हम किसी प्रोड्यूसर द्वारा स्पेंड किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, वो हो गया मनी कॉस्ट। तो लेबर की वेजेस, रेंट, सैलरी, ये सब तो हो गया एक्चुअल कॉस्ट, मनी कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है, इसको मेजर नहीं कर सकते। जो सेक्रीफाइस, जो डिस्कंफर्ट, जो पेन हुआ फैक्टर्स को अपनी सर्विसेज देने के लिए, जो पसीना बहा, जो आप परेशान हुए, जो दुख, तकलीफ, प्रेशर, पेन आपने झेला, इसकी कोई कीमत होती है? जी नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये कॉस्ट कैसी है? रियल कॉस्ट है, जिसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। बुक कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो डू नॉट रिक्वायर कैश आउटले, मतलब इसके लिए आपको एक्चुअली में किसी को कॉस्ट देनी नहीं होती है, ये पेमेंट आउट ऑफ द कैश देना नहीं है। जैसे डेप्रीसिएशन लग जाना, आपके पास जो मशीन है, आपकी जो फैक्ट्री में मशीन है, उसका कीमत दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज, बिकॉज ऑफ गेटिंग ओल्ड। तो इसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। टीयर एंड वियर का कॉस्ट होगा ही, होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, तुम्हारा मोबाइल जो तुम्हारे पास है वो एक बार तुमने खरीद लिया और भली आपने यूज किया नहीं किया, अब उसकी कीमत लगातार गिरती रहती है। क्या है ये? डेप्रीसिएशन है। ये एक तरह की बुक कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट है, क्योंकि एक्चुअली में इसके लिए आपने किसी को कॉस्ट बाहर नहीं दिया, पैसा कहां दिया, पर आप जानते हैं कि ये पैसा आपका नुकसान तो हो गया, ये कॉस्ट तो। और आउट ऑफ पॉकेट में आपको एक्चुअली कैश पेमेंट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल समझाते हैं जो यहां पर दिया हुआ है। आपके पास है आपके पास फर्म के पास एक डिलीवरी वैन है, तो डिलीवरी वैन पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो आपका डिलीवरी वैन है, तो डेप्रिसिएशन आप किसी को दोगे तो है नहीं, पैसा कैश के रूप में डेप्रिसिएशन को किसी को देते तो है नहीं। तो ये क्या है? ये एक तरह का
एक तरह का ऐसा कॉस्ट है जिसके लिए एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, बुक कॉस्ट है। जबकि आपको इस डिलीवरी वैन के ड्राइवर को रखना पड़ेगा, तो ड्राइवर की सैलरी, इस डिलीवरी वैन में तेल डलवाना होगा, फ्यूल डलवाना होगा, उसका पैसा। ये दोनों कैसे पैसे हैं? यही दोनों पैसा, सैलरी और फ्यूल चार्जेस, ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। इसके लिए एक्चुअल पेमेंट तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल कॉस्ट। अब कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो आउटपुट के लेवल को चेंज होने की वजह से चेंज होती है। पहले आप 100 यूनिट बना रहे थे, अब आप बना रहे हैं 110 यूनिट, तो कॉस्ट सेम रहेगी क्या? जी नहीं, कॉस्ट कुछ तो कुछ बढ़ेगी। या उल्टा कर दो, आप पहले बनाते 100 यूनिट, अब आप बना रहे हैं 90 यूनिट्स, तो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो कॉस्ट तो कम होगी। तो इसी तरह से इंक्रीमेंटल कॉस्ट बढ़ती हुई कॉस्ट और डिक्रीमेंटल कॉस्ट घटती हुई कॉस्ट, ये दोनों है डिफरेंस के, डिफरेंस के बेसिस पे कॉस्ट, इसीलिए नाम है इंक्रीमेंटल कॉस्ट या डिक्रीमेंटल कॉस्ट। अब आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कैसी कॉस्ट होती है? एक्चुअली में ये कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस, ये एक तरह की कंपेयर करने वाली कॉस्ट है। आपने अगर ये किया तो आप ये नहीं कर पाएंगे, तो जो नहीं कर पाएंगे वही आपका क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट सिर्फ कंपेयर करने में, डिसीजन मेकिंग में ये मदद करती है। नेक्स्ट आती है मार्जिनल कॉस्ट। तो जो एडिशनल हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे लगने वाला एडिशनल कॉस्ट, आपने इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट पढ़ा था ना, उसी तरीके से है ये। तो 1 मोर यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो आपका कॉस्ट लगा, आप बना रहे थे 100 यूनिट और 100 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट है आपका 10,000 रुपीज। आप जैसे ही 101 यूनिट, अब 100 से एक ज्यादा यूनिट बना रहे हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। अज्यूम करते हैं आपका कॉस्ट हो गया 10,500, तो ये 500 ज्यादा कॉस्ट लगा, यही आपका क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। फिर होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जब आप चाहते हैं कि आपके पास जो असेट्स हैं उसको हम फिर से एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद, जब उसकी वर्किंग लाइफ ओवर हो जाए, दोबारा खरीदना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? आपको मनी सेट असाइड करना पड़ेगा, उतना जितने का नया असेट आ सके। उस पैसे को कहेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब फिर से पुराना असेट क्या करना है, जब उसकी वर्किंग लाइफ ओवर हो जाए उसे रिप्लेस करना। अब कॉस्ट आती है एक्सपायर्ड कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो आप यूज कर चुके हैं इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में, अब ये कॉस्ट हो चुकी है, ये आपका एक्सपेंस या लॉस है। ठीक है, जैसे आपने रेंट दे दिया इस साल का, 31 मार्च तक का दे दिया, तो ये आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट है। अब ये अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कैसी होती है? ये प्रीपेड कॉस्ट होती है। आपने जो कॉस्ट भरी है वो इस साल तक पूरी यूज नहीं हो पाई है, बल्कि इसका बेनिफिट आप अगले साल पे लेने वाले हैं। हाँ, एग्जांपल है कि आपका 31 मार्च ईयर एंड होता है, पर आपने रेंट क्या कर रखा है? जुलाई तक दे रखा है, जुलाई नेक्स्ट ईयर 24 तक दे रखा है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है वो क्या है? आपका अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। इस करंट अकाउंटिंग ईयर में अभी आप पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं इस कॉस्ट को। सो आई एम वेरी श्योर, हाँ मैं बहुत श्योर हूं कि आपको इस सेटअप पूरा समझ में आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सोचना पड़ेगा, नाम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और नाम के साथ कनेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप इसको अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे। बाय, टेक केयर।